एस्टिमेट में जो उपलब्धियां रही हैं और जो आपकी कार्य योजनाएं हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आप सबका सादर अभिवादन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। 5 मिनट का समय दिया है, परंतु मेरा मंत्रालय देश की 70 करोड़ आबादी को लाभान्वित करने वाली कार्य योजनाएं संचालित करता है। संवेदनशील है, मानवता से परिपूर्ण है और ऐसे वर्गों की स्थिति को सुदृढ़ करना, उनका विकास करना, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आदि दृष्टि से उनको मुख्य धारा में लाना, ये सब विषय मेरे विभाग से संबंधित है। मैं ये कह सकता हूँ कि इन 3 वर्षों में नरेंद्र मोदी साहब के उस सोच को, उस उद्देश्य को हमने तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सबको ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, गरीबों में सामाजिक समता और समरसता लाने का काम करेगी। दीनदयाल जी की अंत्योदय की भावना को लेकर के सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार की योजनाएं बना करके संबंधित वर्गों का भला करने का काम करेंगे। इन 3 वर्षों में हमने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सामाजिक अन्याय और अन्य प्रकार के जो अन्याय अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ होते हैं, उसको रोकने की दृष्टि से जो पहले से एक कानून बना हुआ था, उस कानून को और सशक्त करके सामाजिक समता और समरसता लाने की दिशा में हमने एक कारगर कदम उठाया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि जिस उद्देश्य से उस कानून में सुधार किए हैं, उसका लाभ संबंधित लोगों को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक योजनाएं बनाई है। पहले पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनने के बाद वो काम हमने किया है। हम 4 प्रकार की स्कॉलरशिप देते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, विदेश जाकर के पढ़ने वाले को, और विशेष डिग्री हासिल करने की जो पढ़ाई करते हैं उनको भी आर्थिक सहायता देते हैं। हमने चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सामाजिक समता लाने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रोत्साहित देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ एक वर्ग ऐसा है जो घुमंतु जाति की परिभाषा में आता है, उसके बारे में अभी तक कोई ठीक से जनगणना नहीं थी, उनकी सुख सुविधाओं के लिए कोई योजना नहीं थी। नरेंद्र मोदी साहब ने एक आयोग गठित किया, वो आयोग इनकी समस्याओं को अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करने के बाद अपना प्रतिवेदन देगा तो हम पूर्ण रूपेण कार्रवाई करेंगे। पर इस बीच में जो घुमंतु जाति के लोग हैं उनको भी शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आवास की सुविधा की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई है और उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए भी इसी प्रकार की योजनाएं हमने प्रारंभ की है। अभी अभी पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिया। लोकसभा में ये बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया तो उसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वो आयोग गठित करेंगे। ये आयोग एससी और एसटी को जिस प्रकार के अधिकार है आयोग को, उसी प्रकार के अधिकार प्रदत्त करता है। पहले ओबीसी वर्ग के लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी, समस्याएं थी, उसकी सुनवाई एससी आयोग करता था और इस कारण से उनको सही न्याय नहीं मिल पाता था। आयोग के जो अध्यक्ष होते थे उनको सिविल न्यायालय के अधिकार नहीं होने के कारण
वो कुछ समाधानकारक कार्य योजना नहीं बना पाते थे। अभी तक जो आयोग बना रहता था वो विषय विशेष को लेकर के बनता था और उस विषय से संबंधित प्रतिवेदन देने के बाद इस आयोग को मिलने वाले हैं। घुमंतु आयोग बनाया, ओबीसी आयोग बनाया। निश्चित रूप से इसके कारण बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित होने वाला है। मेरे विभाग में नशा मुक्ति की कार्य योजना भी संचालित होती है। भिक्षावृत्ति को रोकने की दृष्टि से भी कार्य योजना संचालित करते हैं। किन्नरों की समस्याओं के समाधान के लिए भी हम कार्य योजना संचालित करते हैं। मुझे खुशी है कि किन्नरों के उत्थान के लिए और सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए हमने उससे संबंधित भी एक विधेयक तैयार किया। विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया। संसद ने उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा है और उसका प्रतिवेदन अगले सत्र में आने की संभावना है और जैसे ही वो आएगा हम वो कानून भी बनाएंगे और इनको भी मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेंगे। कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास की सुविधा की दृष्टि से सुविधा देना ये भी हमारे विभाग का ही काम है। ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है उसकी सुख सुविधाओं के लिए भी मेरे विभाग से योजनाएं संचालित होती है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मेरे विभाग का दिव्यांगजन सशक्तिकरण। ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा का एक विभाग है। दूसरा विभाग है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रुचि लेकर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए अनेक योजनाएं बनाने के लिए हमको निर्देश दिया। हमने वो योजनाएं बनाई। क्योंकि मुझे 5 मिनट का समय दिया, मैं कुछ बातें आपके सामने बताऊंगा। हमने इन 3 सालों में ऐतिहासिक काम किए हैं। विभाग की पहचान बनाई है, विभाग को सक्रिय किया है, चैतन्य बनाया है और देश और दुनिया में विभाग की पहचान बनाई है। 4 विश्व रिकॉर्ड इन 3 वर्षों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करके किया है। अभी तक हमने पारदर्शिता लाने की दृष्टि से, लीकेजेस रोकने के लिए, बेईमानी भ्रष्टाचार समाप्त हो, वास्तविक व्यक्ति को सुविधा का लाभ मिले, योजनाओं का प्रचार प्रसार, व्यक्ति को सुविधा का लाभ मिले, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, इस बात को ध्यान में रख करके सार्वजनिक कैंप लगा करके लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण देने का निर्णय किया। और मुझे खुशी है कि इन 3 साल में हमने 5200 से अधिक सार्वजनिक कैंप आयोजित करके 6.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को हमने लाभान्वित किया है। लगभग 500 करोड़ की लागत के उपकरण उनको बांटने का काम किया है। और विशेष बात यह है कि जो 80% से ज़्यादा दिव्यांग पाँव से खड़ा ही नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात, उसको हमने अन्य व्यक्ति के समान मोटराइज ट्राईसाइकिल दे करके दौड़ लगाने के लिए भी सुविधा उपलब्ध करा दी और लगभग 5000 लोगों को ये मोटराइज ट्राईसाइकिल दी। इसके साथ ही साथ उसको आर्थिक अनुदान भी दिया। पहले वो माँ बाप पर डिपेंड था, अब खुद कमाता है और घर परिवार को भी मदद करता है। इसी प्रकार से जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, ऐसे बच्चों को भी हमने कॉक्लियर इम्प्लांट की चिकित्सा सुविधा प्रदान करी। 750 से अधिक बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराई। 6 लाख रुपए प्रति बच्चा उनको अनुदान दिया। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 750 ही बच्चे जो सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, वो सुनने भी लगे हैं, बोलने भी लगे हैं और उनके माँ बाप का ये कहना कि नरेंद्र मोदी साहब ने मेरे बच्चों का भविष्य सुधार दिया, इसके साथ ही साथ हमारा जो बुढ़ापा है वो भी सुधर जाएगा। मैंने देखा जब ये मंत्रालय मुझे मिला, इसके पहले क्या हुआ था। इसके पहले केवल 57 कैंप आयोजित करने का रिकॉर्ड हमको मिला। कहाँ 10 साल में 57 कैंप और कहाँ 3 साल में 5200 से अधिक कैंप हमने आयोजित किए हैं। अभी हमने वयोश्री योजना प्रारंभ की। जो सीनियर सिटीजन है, बिलो पॉवर्टी लाइन का जीवन जीते हैं, अगर किसी को सुनने की मशीन की ज़रूरत है तो वो हम उपलब्ध कराते हैं।
अगर किसी को आंखों के चश्मे की ज़रूरत है नंबर वाले की, वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं तो 32 ही अगर नहीं है उनकी तो 32 ही लगा करके भी देने का काम कर रहे हैं। ये इसी मार्च से ये योजना प्रारंभ हुई है और 436 करोड़ का बजट प्रावधान हुआ है। एक साल के अंदर अंदर हम 260 से अधिक जिलों को ये सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। ये ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में हुआ है। व्यक्तिगत और बस्तीवार विकास के लिए एक योजना है एससी सब प्लान, एससी एसटी सब प्लान। उसका एक नियम है कि पॉपुलेशन के मान से वो धनराशि आवंटित होना चाहिए। इस साल के पहले या नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के पहले कभी भी 10% से ज़्यादा धनराशि का आवंटन मंत्रालयों द्वारा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनने के बाद हमने 11, 12, 13, 13.5% तक किया और इस बार 52,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया, जो 20.2% बनता है पॉपुलेशन की दृष्टि से। कुल मिलाकर जिस उद्देश्य से लेकर के ये नियम कानून कायदे बने हैं उसका पालन करने का काम हमने किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसके साथ ही साथ जो सुनते नहीं और बोलते नहीं हैं उनकी पहचान करने का भी काम किया और उनके लिए एक संस्थान बनाया है और उस संस्थान के माध्यम से उनकी शिक्षा की व्यवस्था हम करते हैं। जो टोटली ब्लाइंड है, जो देखते नहीं हैं, ब्रेल भाषा की पढ़ाई के लिए हम सुविधा देते हैं और वो सारी सुविधाएं दे करके हमने ये महसूस किया है कि इनमें प्रतिभाएं हैं, इनको अवसर मिलता है तो प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। हमने अनुभव किया है, भारत के सामान्य खिलाड़ी ओलंपिक में गए थे। ओलंपिक में जो अपेक्षा थी भारतवासियों की, ऐसा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया, परंतु पैरालंपिक हुए, दिव्यांग खिलाड़ी गए और 4 खिलाड़ियों ने, 2 ने गोल्ड मेडल जीता, एक ने सिल्वर मेडल जीता, एक ने कांस्य पदक जीता। हमने तय किया है कि इन वर्गों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाएंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक सही ढंग से न तो दिव्यांगों की पहचान है, न ऐसा कोई परिचय पत्र उनको मिला है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिले। हमने तय किया है उनको यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बना करके देंगे। उसका काम प्रारंभ हो गया है और अगले 1.5 साल के अंदर अंदर सारे देश में सभी प्रकार के दिव्यांगों की पहचान करके उनको ऐसा यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड देंगे कि चाहे राज्य सरकार की योजना हो या भारत सरकार की योजना हो, उसका लाभ लेने के केवल दिव्यांगों की 7 श्रेणियां होती। अभी भी 7 श्रेणियां है, परंतु पिछले सत्र में अर्थात दिसंबर में एक कानून बनाया हमने और अब उस नए कानून के हिसाब से 21 प्रकार की दिव्यांगों की श्रेणी हो जाएगी और जब 21 प्रकार की श्रेणियां हो जाएगी तो कोई भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होंगे। मेरे विभाग से ऐसे वर्ग जो अनुसूचित जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब हैं, उन सब के उत्थान के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है और उन सब योजनाओं का लाभ हमको देने का प्रयास कर रहे हैं। नशे में लिप्त लोगों की पहचान के लिए भी अभी तक कोई विस्तृत सर्वे नहीं हुआ, सैंपल सर्वे हुआ है। हर कोई महसूस करता है देश की भावी पीढ़ी को नशे से दूर रखने का प्रयास करें। हमने एम्स की एक संस्था है, उसके माध्यम से देशव्यापी सर्वे करा करके उनकी पहचान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया और इसके पहले हमने नशा मुक्ति के लिए अनेक कार्य योजनाएं बनाई है। ये बात भी सही है कि हम मान लो 100 लोगों को नशा मुक्त कराते हैं तो 110 नए तैयार हो जाते हैं। इसका भी उपाय खोजने का हमने प्रयास किया है। कुल मिलाकर मैं ज़्यादा समय ले चुका हूं और वो देख भी रहे मेरी तरफ से, बाकी बात प्रश्नों के माध्यम से दूंगा।
मेरा विभाग संवेदनशील है, मानवता से भरा है और सेंसिटिव भी है। कुछ पक्ष ऐसे होते हैं, कुछ वर्ग ऐसा होता है, वो करता है कि ये सुविधा हमको दो, दूसरा वर्ग कहता है कि ये मत दो, तीसरा कहता है कि ये करो, चौथा कहता है कि ये मत करो। इस सेंसिटिव विभाग को भी अभी तक इन 3 सालों में हमने ऐतिहासिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद, नमस्कार। सर प्लीज। मुझे लगता है सर ने जो लास्ट लाइन बोली कि बहुत सेंसिटिव मंत्रालय है, बहुत संवेदनशील है, ये सत्य है कि ये बहुत संवेदनशील मंत्रालय है। और जिस 70 करोड़ आबादी की आपने बात की, यही संवेदनशीलता और यही 70 करोड़ की आबादी, आपको लगता है कि बीते, अगर हम इतिहास को पलट के देखें, पार्टीज रही हैं, वो चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, वो चाहे कांग्रेस हो, यही 70 करोड़ आबादी, यही संवेदनशील आबादी उनकी एक स्ट्रैटेजिक टूल रही है। क्या आपका विभाग अभी भी उसको उस स्ट्रैटेजिक टूल बनने से बचाने के लिए कुछ कर रहा है? निश्चित रूप से मेरा विभाग इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक कार्य योजना बना करके काम कर रहा है। आप और हम सब देखें तो देश की आज़ादी के बाद 70 वर्षों में बातें तो बहुत हुई, नारे भी बहुत लगे, गरीबी हटाओ का नारा लगा करके भी सरकारें बनी, परंतु वास्तव में गरीबी हटने की बजाय कम नहीं हुई। हटना तो दूर की बात है, आय का जो अनुपातिक अंतर है देश में, वो भी बढ़ता गया। एक व्यक्ति 15-20 रुपए रोज के लिए काम के लिए भटकता रहता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो 15-20 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाता है, इससे ज्यादा वाले भी है। आखिर इस प्रकार के अनुपातिक अंतर को कम करने के लिए कुछ न कुछ कार्य योजना बनना चाहिए थी। नरेंद्र मोदी साहब ने इस दिशा में कारगर कदम उठाया है और व्यावहारिक कठिनाइयां जो है उसको दूर करने के लिए अधोसंरचना या विकास कार्यों के साथ साथ भावनात्मक वातावरण बनाने के लिए भी कार्य योजनाएं बनाई है। जैसे अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ मनाई। हम सब जानते हैं कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये कहें कि उन्होंने बनाया, उनकी अध्यक्षता में बना, तो सही है। संवैधानिक प्रावधान जो जो उन्होंने उसमें किए हैं सामाजिक समता और समरसता के लिए, उस पर अगर ठीक से अमल किया गया होता तो इक्की दुक्की घटनाएं आज भी अमानवीय, प्रताड़ना की या भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग कष्ट देने वाली वो घटनाएं नहीं होती। हमने भावनात्मक वातावरण बनाने के लिए अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया और साल भर वो मनाई। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान बना करके भारत सरकार को सुपुर्द किया था, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अंबेडकर जी की जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। देश में 70 साल की आजादी के बाद ये वातावरण बना कि अंबेडकर जी तो कुछ लोगों के हैं, कुछ लोग सोचते थे। और सीधे तौर पर आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्हीं लोगों को उनके खुद के अपनों ने ही इस बार नकार दिया और हमने उत्तर प्रदेश में देखा क्या हुआ। लेकिन आज भी हम अक्सर ये देखते हैं कि उसी 70 करोड़ आबादी के नाम पे, अगर मैं बहुत खुलकर बोलूं तो दलितों के नाम पर हिंदुओं को बांटने का एक षड्यंत्र चल पड़ा है। और कई बार ऐसा होता है कि वो षड्यंत्र कारगर भी हो जाता है। बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे, बहुत सारे हमारे मेहमान होंगे जो इससे सहमत होंगे। आपने देखा कि बीते दिनों क्या हुआ, किस तरीके से हिंदुओं को ही तोड़ने की कोशिश की गई। तो इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए अवेयरनेस और वातावरण बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ किया है। और मैं जो बता रहा था वो प्रयास इसी दिशा में है। जैसे अंबेडकर जी से संबंधित 5 प्रमुख स्थान है, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, अंतिम संस्कार भूमि, इसको पंचतीर्थ के रूप में घोषित किया है। वातावरण ऐसा बनने की आवश्यकता है। लोग जो सोचते हैं कि अंबेडकर जी एक वर्ग विशेष के बारे में सोचते थे, कुछ लोग अपना हितैषी मानते, कुछ लोग अपना विरोधी मानते, पर अंबेडकर जी ऐसे नहीं थे।
वो सर्वव्यापी थे, सर्वहितैषी थे, देशभक्त थे। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विषमताएं थी, उनको दूर करने का संकल्प लेकर इस क्षेत्र में काम किया। और नहीं तो आप ध्यान दें, अमेरिका में और ब्रिटेन में पढ़े और 2 दर्जन से ज्यादा उच्चस्थ डिग्रियां उन्होंने हासिल की। अगर वो स्वयं का भला चाहते, अपने परिवार का भला चाहते, तो वहीं नौकरी कर लेते, लाखों रुपए कमा लेते, अपना परिवार और स्वयं को ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए लगा लेते। परंतु नहीं, वो वहां से यहां आए और इन सामाजिक विषमताओं को दूर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। और इसलिए बढ़े कि देश हित में ये विषमताएं दूर होना चाहिए। देश की आजादी, देश की एकता, देश का धर्म और देश की संस्कृति तभी सुदृढ़ होगी जब ये समता का वातावरण बनेगा, समरसता का वातावरण बनेगा। और उन्होंने अलगाववादी सोच को महत्व नहीं दिया, उन्होंने समन्वयवादी सोच को महत्व दिया। आओ साथ बैठे, उठे, घुले मिले और ये विषमताएं दूर करने का प्रयास करें। इस प्रकार के वातावरण की जरूरत है और वो हमने शुरुआत की। जी, आपने समन्वयवादी जब विचारधारा की बात की और माहौल की बात की, निश्चित रूप से वो माहौल, वो वातावरण दिख रहा है, मिल भी रहा है। बावजूद इसके विपक्ष कई बार आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाता है कि आप दलित विरोधी हैं, जबकि आपके ही पार्टी में आपके मंत्री, आपके नेता, आपके पार्षद बहुत सारे इस वर्ग से आते हैं। बावजूद उसके क्यों ऐसा हो जाता है कि विपक्ष को एक चांस मिलता है और वो इसका फायदा उठाता है? देखो, योग से योग देश की आजादी के बाद आजादी का लाभ लेकर के एक पार्टी सरकार में बनी रही और उन्होंने समरसता का वातावरण बनाने की दिशा में जो कारगर कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाए। इसी का परिणाम ये है कि आज ऐसा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को उनका विरोधी बताने का प्रयास किया, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सन 60-62 से संघ का स्वयंसेवक और संघ के जब वर्ग में गया मैं, तो मैंने उस समय प्रातः स्मरण पढ़ा था। आज उसका नाम एकात्मता स्त्रोत। प्रातः स्मरण में हम देश के सभी प्रकार के महापुरुषों का और जो मान बिंदु है, धार्मिक स्थान है, नदी है, पहाड़ है, इन सब का वर्णन करते हैं। हमने उसका नाम एकात्मता स्त्रोत कर दिया। अर्थात हमको एकात्म होने के लिए ये स्त्रोत है, वो प्रार्थना सुबह उठ करके 5 बजे करते हैं। उसमें आप अगर देख लेंगे तो छंद 27 से लेकर के 32 तक इन सब महापुरुषों से भरा पड़ा है। उसमें अंबेडकर जी हैं, महात्मा गांधी है, कबीरदास है, रविदास है, सूरदास है, ज्योतिबा फूले है, ऐसे सब है। इसके साथ ही साथ हम ये बताने में समर्थ सिद्ध नहीं हुए, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई, दूसरी राष्ट्रीय परिषद 1954 में नहीं 1954 में इंदौर में हुई थी। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय परिषद ने एक प्रस्ताव किया था कि भारतीय जनसंघ संवैधानिक प्रावधानों को स्वीकार करते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में जो विषमताएं हैं, छुआछूत एक अभिशाप के रूप में है, उन सब को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और तभी से हम लगे और एक नहीं अनेक हमने इस दिशा में प्रयास किए हैं। अटल जी की सरकार बनी, उसमें बहुत सारी कार्य योजनाएं हमने बनाई, इन वर्गों के हितों का काम किया। आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त हुए थे, उनको फिर बहाल किया। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में तो और ज्यादा आगे बढ़कर के यह काम किया। अब बहुत सारे लोग महसूस करते हैं सरदार पटेल को हाईजैक कर लिया, महात्मा गांधी जी को इन्होंने हाईजैक कर लिया, अंबेडकर जी बचे थे उनको भी कर लिया। उनको इस बात की गलतफहमी है कि हम उनके विरोधी रहे और वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करके हमारे बारे में ऐसा वातावरण बनाते रहे। पर अब सब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि हम सर्वाधिक हितैषी अगर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं उनके। और अभी ये कुछ समय में चुनाव हुए हैं, उन चुनाव के परिणाम इस बात को दर्शाते हैं कि इन वर्गों में से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त करके जिताने का काम किया है। अब ये गलतफहमी धीरे धीरे दूर हो रही है और अब तेज गति से होने लगी। ये तो हम कहेंगे कि गलतफहमी दूर हो रही है, क्योंकि हमें याद है कि बीच में रोहित वेमुला को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ था, यही मेरे ख्याल से यही जादू की छड़ी है जिसकी वजह से अब उस तरीके की आवाजें बंद हो रही है। अब रोहित वेमुला का आपने विषय निकाला, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं।
रोहित वेमुला का पूरा परिवार वडेरा जाति में आता है, जो आंध्र प्रदेश की ओबीसी वर्ग में आती है। अब उसको पता नहीं कहां से सर्टिफिकेट मिला और वो अनुसूचित जाति का बन गया। जब घटना हुई उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं हुआ, न कोई उसकी फीस वीस में अड़ंगे आए, परंतु उसने आत्महत्या करके जो भी लिख दिया और वो सब तो जांच पड़ताल हुई। अब जांच पड़ताल में सोचे समझे बिना बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए और दलित का ऐसा हो गया, दलित का ऐसा हो गया। वस्तु स्थिति थी कि वो दलित नहीं था। जांच के बाद रिपोर्ट आ गई, कोर्ट में पेश हो गई, विधानसभा में, वहां की विधानसभा में सरकार ने जवाब दे दिया। मैं एक जानकारी आपको देता हूं। 2 जुलाई 2014 को रोहित वेमुला की माताजी ने, उनका छोटा भाई राज चैतन्य, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया तहसीलदार गुंटूर को। उसमें उन्होंने शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र में उन्होंने लिखा जाति वडेरा ओबीसी। अब 2000 गुंटूर को, उसमें उन्होंने शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र में उन्होंने लिखा जाति वडेरा ओबीसी। अब 2014 को वो शपथ पत्र दे रही है और राज चैतन्य ओबीसी है, माँ ओबीसी है, पिता ओबीसी है, दादी नानी ओबीसी है, दादा नाना ओबीसी है, तो वो अकेला कहाँ से ये हो गया था। अब इस बात को सोचे समझे कुछ लोग, कुछ राजनीतिक जो ओछी राजनीति करते हैं या वातावरण को बिगाड़ने या उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं, वो दौड़ दौड़ करके वहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही जेएनयू में गए। आखिर सोचो समझो, देश का बहुत पुराना राजनीतिक दल, विरोध पक्ष का राजनीतिक दल, उसके प्रमुख नेता जाकर के अगर इस प्रकार का वातावरण बनाए, खैर उनका खामियाजा उनको भुगतने को मिला है। यही वर्ग आज नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त करके उनको सहयोग करने लगा है। मैं अपने जो हमारे यहाँ पे गणमान्य अतिथि मौजूद हैं उनके से प्रश्न के लिए भी मैं चाहूँगी, आप प्लीज़, मैं आपसे ही कह रही हूँ। यस, हाँ जी, माइक प्लीज़। जी मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली ये सवाल तो मैं नितिन जी से पूछना चाहती थी, पर वो बार बार कह रहे थे कि ये हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, तो मैं डर गई कि कहीं मेरा सवाल इर्रेलीवेंट ना हो जाए। पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी विकास योजनाओं के नाम बताना चाहती हूँ जो पिछले कुछ सालों से बीजेपी की सरकार में चले। पहली, सामाजिक विकास हेतु योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा योजना। योजना नंबर 2, भीतरघात नक्सलवाद बर्दाश्त योजना। तीसरी योजना, आतंकवाद सहनशीलता योजना इन कश्मीर। पटेल्स इन गुजरात, जाट्स इन हरियाणा, अहम बनाम जातिवाद योजना। कन्हैया लाल दिल्ली यूनिवर्सिटी तिल का ताड़ योजना। यूं ही स्टूडेंट गिरफ्तार योजना। राजद्रोह शब्द एक ऐसा मुहावरा जिसका प्रयोग कहीं पर भी किसी भी हालात में बगैर सोचे समझे लोगों को डराने के लिए कर लिया जाता है। स्त्री अस्मिता भंग, नो ऑब्जेक्शन पॉलिसी। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मेरे भीतर, जब मैं देख रही थी कि एक सैनिक के सम्मान को, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में मंदिरों की एक इतनी बड़ी सीमा रेखा खींच देनी चाहिए, बिल्कुल चीन की दीवार की तरह, और उसमें हर उस सैनिक का फोटो लगा देना चाहिए जिस सैनिक ने अपने प्राण, अपनी आहुति उस जगह के लिए दी है। और वो जो मंदिरों की जो शैली है वो चांद से भी दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन की दीवार दिखाई देती है। मंत्री जी, आप संवेदनशील मुद्दों पर बात करते हैं, इसीलिए मैंने ये संवेदनशील प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद। मंत्री जी, आपने प्रश्न करते समय कहा कि नितिन जी के सामने ये प्रश्न करने की आपने संकोचवश हिम्मत नहीं की है। ठीक है, मेरे सामने ये प्रश्न रखा है, मुझे इस बात की खुशी हो रही है, पर आपके इन मुद्दों को मैं उचित स्थान पर पहुंचा करके
विचार विमर्श करने के लिए कहूँगा और आपकी भावनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये सुझाव होना चाहिए कि हमारे सैनिकों को जी। वो सम्मान जिस तरह नहीं, की निश्चित जिसके वो रूप से हकदार हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार सैनिकों का और देश के हित में सर्वोच्च न्योछावर करने वालों का सम्मान करती है, करती रहेगी। और उन्होंने सैनिकों के हित में और सैनिकों के सम्मान के लिए और उनके परिवार के सम्मान के लिए बहुत सारी कार्य योजनाएं बनाई हैं, आप सबको मालूम है। आगे भी ऐसे लोगों का सम्मान जारी रहेगा। माननीय मंत्री प्रश्न इधर से जी, हो जाए, मैं आ रही हूँ, मैं उधर ही आऊँ। आपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे प्रयास किए। अभी मुझे एक बात आप अभी सामने आई कि एक प्रजाति होती है लोहार, शायद ये भी आपके मंत्रालय में रहती है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये भी आज भी दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी सड़क के किनारे इतनी गर्मी में भी आग जलाकर और कुछ औजार बनाते हैं। तो इनके लिए कोई स्थायी समाधान निकले। एक तो मेरा ये प्रश्न है, एक मेरे को ये लगता है क्या ये नक्सलवाद की जो समस्या है, एक तो सरकार और सैनिक इसका समाधान करें, क्या ये इसका समाधान भी समाज कल्याण मंत्रालय के क्षेत्र में आता है और इसमें कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि जो उनकी समस्याएं हैं, वास्तव में जो गरीबी है उनकी, या उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनका नक्सलवादी प्रचार प्रसार दुष्प्रचार करते हैं, तो उनका भी कोई स्थायी समाधान करने के लिए आपका मंत्रालय कुछ प्रयास करेगा या कर रहा है? आपके पहले प्रश्न के जवाब में मैंने जो प्रारंभिक बात कही थी ना, उसमें समाहित थी, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। आपका आशय गाड़ोलिया लोहार से है, वो घुमंतू जाति की श्रेणी में आते हैं। आधार पर हमने इनको पढ़ने लिखने की सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दी है, फिर आवास सुविधा देने का भी निर्णय लिया है और बाकी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमने निर्णय लिया है। हम इनके मोहल्लों में भी गए हैं, इनके सम्मेलन भी किए हैं। हमने उनको संकल्पित करने का प्रयास किया है। वो हमेशा से कहते रहते थे कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं और महाराणा प्रताप का राज जब गया तो हमने संकल्प लिया था कि जब तक राज वापस नहीं आएगा हम स्थायी नहीं रहेंगे, दिया नहीं जलाएंगे, कहीं पक्का मकान नहीं बनाएंगे, ये सब कहा। तो हमने कहा कि देखो अब देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद हो गया, उसमें चित्तौड़ भी आज़ाद हुआ और भारत का अभिन्न अंग हो गया। आप पुराने संकल्प को छोड़ करके स्थायी निवास की जो सुविधा नरेंद्र मोदी साहब ने सबको आवास की सुविधा दी है उसका लाभ ले और बाकी सुविधाएं देने का भी हमने निर्णय लिया है और वो इस दिशा में प्रेरित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग स्थायी बच गए हैं, पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, अच्छे पढ़ लिख गए हैं, आगे भी बढ़े हैं, तो हम उनको भी ये सुविधाएं दे रहे हैं। बाकी जो बात आपने कही है सीधे सीधे मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, पर मैं ये बताता हूँ, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, किन्नर जाति, घुमंतू जाति, नशे में लिप्त लोग, कुष्ठ रोगी, ऐसा सीनियर सिटीजन जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में आता है, इन सब वर्गों के सुख सुविधा और उत्थान की योजनाएं मेरे विभाग से संचालित की जाती है। अगर वो लोग इस श्रेणी में आते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई योजना उनको लाभान्वित कर सकती है। जैसे कोई ओबीसी का है तो ओबीसी वित्त विकास निगम से सुविधा ले ले, एससी का है तो एससी वित्त विकास निगम से ले ले, दिव्यांग है तो दिव्यांग वित्त विकास निगम से ले ले, सफाई कर्मचारी है तो सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से ले ले। हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और ट्रेनिंग के दौरान मानदेय भी देते हैं और जिनको ट्रेनिंग दी उसमें से 70% लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए या नौकरी दिलाने के लिए काम भी करते हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। अभी तक हमने 1.5 लाख लोगों को इस प्रकार की योजना से लाभान्वित किया है। सर मैं उधर का सवाल हूँ सर, एक सवाल, क्योंकि ये बात ऐसी हुई, आप जब योजनाओं की बात हो रही थी तो ये कई बार ऐसे हुआ है कि विभाग ने क्रियान्वयन और कार्यान्वयन दोनों कर दिया है, लेकिन वहां तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाई है। अभी भी बीच में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में वो आम आदमी घूमता रहता है। इसके लिए सरकार की तरफ से फिर क्या हो रहा है? ये बात सही है, ये कठिनाई तो है जी, परंतु मैंने उपलब्धियों की जानकारी दी। इससे ये आभास स्वाभाविक होना चाहिए कि हमने प्रचार प्रसार की गति को तेज किया है। जैसे हमने 3 साल में 6.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। इधर 1.5 लाख लोगों को ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई 4% और 3% वार्षिक ब्याज की दर पर, और भिन्न भिन्न योजनाओं से उनको लाभान्वित करने का काम किया है। हम योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए
समाचार एजेंसियां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, पेम्पलेट, पोस्टर, फिर भारत सरकार के मंत्रालयों के जो हम सम्मेलन करते हैं उनके माध्यम से राज्य सरकार के साथ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। वेबसाइट पर भी हमने हमारे दोनों विभाग की सब योजनाएं डाल रखी है, कोई भी उसको देख सकता है और उसका लाभ लेने का तरीका, फॉर्म कहां भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है, किसको देना है, ये सब हमने उसमें दे रखा है। एक आखिरी प्रश्न उधर से, क्योंकि मेरा वक्त कम है। एक मेरा प्रश्न है प्रश्न जी 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 मंत्री जी, आपने इतनी अच्छी समरसता की योजनाओं के बारे में बताया, मैं प्रशंसक हूं आप सभी का। अभी भारत की समरसता पर एक बड़ी चोट हुई है। देखिए, अभी कैप्टन उमर फजान शहीद हुए हैं, लेफ्टिनेंट उमर फजान कश्मीर में शहीद हुए हैं और उनको 90 लाख से ज्यादा का सरकारी मुआवजा दिया गया है। उनके नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है, जबकि वो छुट्टी में अपने घर आए हुए थे, वहां शहीद हुए जी। अभी प्रेम सागर मरे हैं, उनकी गर्दन काटी गई है। हिंदुओं के बहुत सारे लड़के हमारे रोज मरते हैं, उन्हें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता? समाज समरसता की तरफ कैसे जाएगा? यदि एक मुसलमान मरेगा तो वो इतना वीआईपी बनेगा, और हिंदू मरेगा तो उसकी कोई जिक्र ही नहीं होगा। रोज हमारे मेजर मरते हैं, कर्नल मरते हैं, हमारे इतने लड़के मरते हैं। ठीक है, लेकिन सर इसका जवाब जल्दी से सर। देखो, मैं जी सर, आपकी भावना से मैं सहमत हूं। इस प्रकार के वातावरण को दूर करके देशभक्त लोगों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी साहब ने प्रारंभ किया है। आप और हम सब देख रहे हैं, इन 3 वर्षों में इस दिशा में उन्होंने कारगर कदम उठाया है और आपकी बात को और पहुंचाऊंगा और इस दिशा में हम कोई अच्छी कार्य योजना बनाने का प्रयास करने में सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और अभी हमारे बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, आप उनसे भी प्रश्न पूछेगा। हम क्योंकि आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि हमारे बीच में एचआरडी मिनिस्ट्री से प्रकाश जावड़ेकर जी भी आ चुके हैं। प्रकाश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और हम इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर वरुण कुमार तिवारी जी को कि मंत्री जी उन्हें सम्मानित करें। वरुण जी, वरुण कुमार तिवारी जी, आप त्रिवेणी अल्मीरा के चेयरपर्सन हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन्होंने बहुत कम समय में सिर्फ 3 कारीगरों के साथ अपना काम शुरू किया और आज उनकी कंपनी त्रिवेणी अल्मीरा प्राइवेट कंपनी में बदल गई है। तो मैं चाहूंगी कि वरुण जी आप मंच पर आएं और माननीय मंत्री जी आप वरुण जी को सम्मानित करें। तिवारी जी एक आदर्श स्वयंसेवक भी है और अपने कंपनी का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कामों में देते हैं और इसलिए आज हम उनका ये सम्मान करें। बहुत बहुत बधाई। और